हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 7th क्लास हिस्ट्री के 10th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मेल बिठाना है यानी मिलान करना है। तो इसका उत्तर है जो सूबेदार थे वो प्रांतीय गवर्नर थे। दूसरा है फौजदार, फौजदार के साथ आएगा कि फौजदार जो थे वो एक मुगल सैन्य कमांडर थे। तीसरा है इजारेदार, एक राजस्व कृषक यानी जो लगान वसूल करते थे। नेक्स्ट है मिस्ल, मिस्ल थे सिख योद्धाओं का समूह, उनको बोला जाता था मिस्ल। चौथ जो है वो मराठों के द्वारा लगाया जाने वाला एक कर था, एक टैक्स था जो इनकम का जो है 1/4 जो है हिस्सा होता था, 1/4 हिस्सा। यानी कुंभी थे जो वो मराठा कृषक योद्धा थे, और उमरा जो थे उनको बोला जाता था उच्च अभिजात। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है औरंगजेब ने कहाँ पर लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो पहले में आएगा दक्कन। दूसरा है उमरा और जागीरदार जो थे वो मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग थे। तीसरा है आसफ जहाँ ने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी, 18वीं शताब्दी में। और अवध राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे, सआदत खान। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सही या गलत बताना है। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, तो ये गलत है क्योंकि नादिर शाह ने कहाँ आक्रमण किया था, दिल्ली पर। नेक्स्ट है कि सवाई राजा जय सिंह जो है वो इंदौर के शासक थे, ये भी गलत है। तीसरा है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पार्ट है कि पुणे जो है वो 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना था, तो इसका भी जो है वो सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सआदत खान के पास कौन कौन से पद थे। सआदत खान के पास जो पद थे वो थे, एक थे सूबेदार का पद था, दूसरा जो है फौजदारी थी उनके पास, और तीसरा जो पद था वो दीवानी पद था। क्वेश्चन नंबर 5 है अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। पहला है कि दोनों जो नवाब थे अवध के और बंगाल के, वो मुगल प्रशासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जागीरदारी प्रथा का जो है हटाने की कोशिश की। दूसरा जो राजस्व था वो उसका पुनर्निर्धारण करना चाहते थे, यानी दोबारा से उसको लागू करना चाहते थे अपने तरीके से। पहले जो राजस्व है वो मुगलों के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति करने के लिए, यानी वो चाहते थे कि वो अपने जिनके ऊपर उनको विश्वास हो उन लोगों को वो वहाँ पर लाना चाहते थे। नेक्स्ट है कि जमींदारों द्वारा जो की जाने वाली धोखाधड़ी थी उसको वो रोकना चाहते थे, इसलिए जो अवध और बंगाल के नवाब थे उन्होंने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में संगठित किया, और फिर जत्थों के बाद उन्होंने अपने आप को मिसलों में संगठित किया। यानी ये सिखों का एक समूह होता था जिसको मिसल बोला जाता था। इन जत्थों और मिसलों की जो संयुक्त सेनाएं थी उनको जो है दल खालसा वो कहलाने लगी थी, यानी उनकी जो सेनाएं थी उनको खालसा बोला जाने लगा। उन दिनों जो दल खालसा थे वो वैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलते थे। किस लिए मिलते थे वो, कि भाई वहाँ पर वो योजनाएं बना सकें, सिखों को जो सिख धर्म है उसको जो है किस तरह से उसका विस्तार करना है। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लेते थे जिन्हें जो है गुरुमता यानी गुरु का प्रस्ताव कहा जाता था। यानी जो भी निर्णय लिया जाता था उसको बोला जाता था कि भाई ये जो भी डिसीजन हुआ है वो जो है उनके गुरु के द्वारा जो है मान्य है, उनके गुरु का ये प्रस्ताव है। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों ने अपनी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। यानी 20% जो है वो किसानों से उपज ले लेते थे और उनके बदले जो है वो उनकी हिफाजत करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मराठा शासन दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। जो मराठा शासक थे वो दक्कन के पार अपने जो है विस्तार अपना जो है क्यों बढ़ाना चाहते थे। पहला है कि एक बड़े क्षेत्र पर वो अपना शासन चलाने के लिए विस्तार करना चाहते थे, यानी वो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे। मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। जितने बड़े क्षेत्र में उनका विस्तार होगा उतने ज़्यादा जो है वो संसाधनों के ऊपर उनका जो अधिकार होगा, इसलिए वो क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी मैदानी भागों के जो उपजाऊ क्षेत्र थे उनके ऊपर वो नियंत्रण अपना स्थापित करना चाहते थे। यानी उत्तरी जो मैदानी भाग था, जो उपजाऊ भाग था, जहाँ से उनको जो है और ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता था, इसलिए वो दक्कन के पार अपना जो है विस्तार करना चाहते थे। और अधिक से अधिक क्षेत्रों से वो चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए, चौथ और सरदेशमुखी जो थे ये एक जो है टैक्स होता था, कर होता था। चौथ जो है वो उपज का 1/4 होता था, और जो सरदेशमुखी है वो एक एडिशनल टैक्स होता था, वो जो है 10% होता था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आसफ जहाँ ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई। आसफ जहाँ कौन थे? जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। आसफ जाह द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई गई। वो क्या थी कि आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों और प्रशासकों को कहाँ से लाए थे? उत्तरी भारत से वो लेकर आए थे, ताकि वो अपने प्रशासन को जो है और अच्छी तरह चला सके। उसने मनसबदार नियुक्त किए गए। मनसबदार एक पद होता था, इसकी शुरुआत जो है वो अकबर ने की थी। और उन्होंने क्या किया, इन मनसबदारों को जागीरें प्रदान की, जहाँ से वो जो है जो अपना राजस्व है वो वसूलते थे। हैदराबाद राज्य पश्चिम के और मराठों के विरोध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी उसने कूटनीति का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या आपके विचार में आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखते थे? महाजन और बैंकर क्या होते हैं? महाजन और बैंकर जो है, जैसे पहले बनिया होते थे, उनसे जो लोग हैं वो पैसा उधार लेते थे, वो उनको ब्याज पर पैसा देते थे, लेकिन उनका जो भी जो है ब्याज होता था वो इतना ज़्यादा होता था कि भाई जो किसान है जिसने भी उनसे जो है पैसा उधार लिया है, उसकी पूरी ज़िंदगी चली जाती थी, लेकिन जो वो जीवन भर उसको कर्ज को जो है वो नहीं चुका पाता था। तो जो आज भी जो महाजन और बैंकर हैं, क्या उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वो 18वीं शताब्दी में रखते थे? यानी पहले उस समय में जो रखते थे, क्या आज भी ऐसा ही है? हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते, क्योंकि 18वीं शताब्दी में महाजन और बैंकर वो निम्न तरीक़ों से अपना प्रभाव रखते थे। देखिए, आज अगर हम देखते हैं तो जो भी महाजन है, बैंकर हैं, जो बनिए हैं, क्या हमें जो है उस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो है बहुत कुछ जो है वो बदल चुका है। अब हमारे पास बैंक भी हैं, हमें जो है ब्याज अगर पैसा लेना है, ऋण लेना है, और भी बहुत सारी जो है सुविधाएं हमें मिलती हैं। तो हम आमान जो है इनके पहले जो है इस तरह के लोगों को सुविधाएं नहीं होती थी, उनको इन बैंकर और महाजनों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन आज के लोगों के पास जो है बहुत सारे जो है उनके सामने ऑप्शन है कि वो कहीं से भी जो है पैसा ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। यानी उस समय पर जो है कौन ऋण देता था? महाजन और बैंकर ही देते थे। साहूकार महाजन लोग जो हैं वो कर वसूल करने वाले जो इजारेदार थे, यानी जो लगान वसूल करने वाले इजारेदार थे, उनको पैसा उधार देते थे, और बदले में क्या करते थे? बंधक के रूप में उनकी ज़मीन रख लेते थे। यानी जिसको भी पैसा लेना है महाजन से, बैंकर से, वो बदले में क्या करते थे? उनकी ज़मीन रख लेते थे कि भाई जब आप मुझे अपना पैसा जो है लौटा दोगे, मेरा पैसा, तब मैं आपको आपकी ज़मीन वापस कर दूंगा। लेकिन उनका जो है इतना ज़्यादा जो है वो होता था उनका ब्याज, कि वो चुका ही नहीं पाते थे। और आखिरी में क्या होता था कि किसान को, किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी ज़मीन उसको बेचनी पड़ती थी, छोड़नी पड़ती थी उस जो है ब्याज के बदले में ही। साहूकार महाजन जैसे जो कई नए सामाजिक समूह है, वो राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधक को भी प्रभावित करते थे। यानी उस समय पर जो है उन्हीं का बोलबाला था। जिस किसी को भी पैसा उधार लेना है, कुछ भी करना है, तो उन महाजनों पर ही वो लोग डिपेंड थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो ऐसा प्रभाव इन लोगों का बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है बहुत कुछ बदल चुका है। ये थे 7 चैप्टर के हिस्ट्री के हमारे 10 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।